हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। वैसे जैसे आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस गेट के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ से हर साल बच्चे गेट क्लियर करके अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर में एडमिशन्स लेते हैं। तभी हमारे साथ में दो स्टूडेंट हैं, मेगा और नीलेश, जो कि एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन इस साल लिए हैं एमटेक के अंदर में, और दोनों ने फर्स्ट टाइम गेट को क्लियर किया है और कॉलेज के अंदर में अभी इनका फाइनल का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी वेट कर रहे हैं। जो कि फाइनल ईयर में ही रहते हुए कॉलेज के साथ में तैयारी करते हुए और फाइनल ईयर में इन्होंने गेट को क्वालिफाई किया और एनआईटी के अंदर में एडमिशन्स लिया है। तो पहले फर्स्ट ऑल कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आपने पहली बार में ही गेट क्लियर कर लिया है और प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हुए गेट क्वालिफाई करना और एनआईटी तक पहुंचना भी बड़ी बात है। तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेगा आपको? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग रूंटा कॉलेज से हैं और एनआईटी तक का सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा रहा। मतलब हम लोग सोचे तो थे और अच्छा होगा, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटे का ही खेल होता है। तो ठीक है, जैसा भी है, हमने प्रिपरेशन तो की थी तो उस हिसाब से मिला है एनआईटी। अभी तो अपना तो 100% देना जरूरी है, बाकी जो होता हो तो ठीक ही है, उस पर कोई बोल नहीं सकते हैं। तो आप लोग का स्कूलिंग कहाँ से हुआ था और स्कूल के टाइम में आप लोग कैसे थे पढ़ने में? सर मेरा स्कूलिंग भिलाई से हुआ था, शकुंतला विद्यालय भिलाई से मैं पास आउट हूँ। पूरा मैं 12th तक वहीं से पढ़ा हूँ और स्कूल में भी मैं ऐसा एवरेज ही था, कोई टॉपर स्टूडेंट तो नहीं था। और फिर उसके बाद जेई की तैयारी की थी बट उसमें अच्छा नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेम में मन बना लिया था कि मुझे गेट करना और कैसे भी आईआईटी एनआईटी पे जाना ही है। तो फिर सर मैंने आई गेट का बहुत नाम सुना था, वहाँ पे सीनियर्स भी थे और कज़न्स लोग भी थे। तो उसके बाद मैंने उसके बारे में पता करना शुरू कर दिया और फिर मैंने आई गेट 4th सेम में ज्वाइन कर लिया था। और मेरा आपका कैसे था? सर मैं तो जैसे पीटी का एग्ज़ाम होता है तो वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद कॉलेज मुझे भिलाई में ही पढ़ना था क्योंकि रायपुर से सब हमारी स्कूलिंग वगैरह हुई, तो और भिलाई में था कि थोड़ा अच्छा माहौल है पढ़ाई का, वहाँ गेट का भी माहौल है। तो एक्चुअली गेट का मुझे कैसे पता चला, मेरे पापा को नॉलेज था गेट का, तो मैं पापा के साथ ही आपके पास आई थी 2nd सेमेस्टर में। बट उस टाइम थोड़ा था कि मतलब बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो आपने ही सजेस्ट किया था कि नहीं 4th में या 3rd में आना। तो उसके बाद मैं फिर से आपके पास 4th सेमेस्टर में आई थी, तो फिर आप ही ने कहा था कि भिलाई में एडमिशन ले लो और वहीं पे पढ़ना, माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। तो फिर आपके ही सजेशन के कारण पापा ने फिर मुझे भिलाई में शिफ्ट करवाया, फिर वहीं से सब कुछ जर्नी आगे बढ़ी। तो जब आप आई गेट में पढ़ते थे तो आपको जब गेट पढ़ना स्टार्ट किया आप लोग, तो कितना डिफिकल्ट लगता था गेट पढ़ना, मतलब सब्जेक्ट को लेकर? स्टार्टिंग तो आपने सी से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और लेवल अपग्रेड हुआ तो डिफ़िकल्टी भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन ऐसा होता है कि बेसिक्स अगर क्लियर होते हैं और सब्जेक्ट के साथ साथ आपके साथ साथ अगर हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो उतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं रहता है। फिर प्रैक्टिस पे ही रहता है और रिविजन हम लोग कितना कर पाते हैं उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अनिल साहब के लिए सर पहले जैसे क्वेश्चन को देखते थे तो लगता था नहीं बन पाएगा, जैसे कोई नया टॉपिक हम पढ़े नहीं है उसको देखते थे तो लगता था नहीं बन पाएगा। फिर जब आप क्लास में पढ़ाते तो चीज़ हम नोट्स रिवाइज करते थे और उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन को करते तो बहुत ईजी लगता था। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक स्टेप बढ़ते गए और एक और लेवल अप करते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते गए। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था गेट में? इतने सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े तो उसमें सबसे अच्छे सब्जेक्ट कौन से लगते थे आपको? सर मुझे टीओसी बहुत अच्छा लगता था और मुझे ओएस बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने मतलब ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने इन पर बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ जाता था। तो ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था सीएन और सीओ, ये दोनों मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। तो इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी मेरी और भूल जाती थी सर इसमें मैं कंसेप्ट्स, क्योंकि सीओ जो था बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। जब पढ़ाते थे आप तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत समझ में भी आ जाता था, लेकिन वो ऐसा है ना कि समय के साथ साथ चीज़ों उसमें हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि उसमें चीज़ें ऐसी हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ता था, प्रैक्टिस ज़्यादा उसमें लगती थी, तो वो एक फैक्टर है। अनिल साहब को? सर जैसे CDS स्टार्ट किए तो वो तो बहुत अच्छा लगता था मुझे हमेशा से। और CD भी, सर CD आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था CD, तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और गेट एग्ज़ाम दिलाने से जाने से पहले ऐसा था कि CD का तो पूरा जो क्वेश्चन बनाना है मुझे एकदम सही बना के आना है। तो अभी आप लोग जब पढ़ रहे थे तो समय लॉकडाउन भी आ गया, कोविड भी आ गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, उससे कितना इफेक्ट पड़ा अपनी पढ़ाई को? सर उसमें तो ज़्यादा कुछ तो इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमारा ट्रांजिशन बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ था।
शुरुआत में 1-2 दिन ही बस लगा था कि कैसे होगा, बट फिर आपने सब चीज़ ऑनलाइन बहुत स्मूथली ट्रांसलेशन करवा दिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुआ और सब चीज़। और सारी लाइव क्लासेस आप लोग अटेंड करते थे? सर लाइव क्लासेस तो पूरी अटेंड किए हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। तो नीलेश आपको? सर ऐसा हम लोग स्टार्टिंग में आपकी तरफ से सब चीज़ स्मूथ था, फिर ऑनलाइन में हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना पड़ा, फिर धीरे धीरे वो सब चीज़ें ऑनलाइन की प्रैक्टिस में आने लगी, नोट्स बनाना, सॉल्विंग करना, तो फिर सब धीरे से स्मूथ होने लग गया था। तो आप लोग टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किए थे? सर मैंने अगस्त से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, मतलब सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पहले दिया, फिर सब्जेक्ट वाइज दिया, फिर धीरे धीरे करके जैसे दिसंबर आया तो फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। आपने? सर सेम, हम लोग दोनों साथ में बैचमेट थे, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे और एक हेल्दी कंपटीशन भी था, तो दोनों साथ में डिस्कस करके कर लेते थे और जर्नी थोड़ा इजी भी हो जाती है इससे। तो आप लोग स्टार्टिंग में जब टेस्ट देते थे नंबर्स कम आते रहे होंगे, तो डिप्रेशन बहुत आता है? बहुत डिप्रेशन आता था वहाँ। तो फिर कैसे करते थे आप लोग? सर पता था कि स्टार्ट किए हैं और सीनियर्स से भी बात होती थी, फिर आपसे भी बात होती थी, तो आपने भी बताया और सीनियर्स ने बताया कि नहीं डीमोटिवेट तो नहीं होना है, क्योंकि नंबर तो सबके कम आते हैं, ये तो फैक्ट है, बट वहीं से हमको आगे बढ़ना है, तो उसी को रास्ता बनाओ और टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो लिखना ही है अल्टीमेटली, तो उसी से आगे बढ़े। तो लास्ट में कितने मार्क्स आने लगे थे आपको सर टेस्ट में? मेरे लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट में मेरे मार्क्स अराउंड हाईएस्ट मेरा 60-62 गया था, तो मुझे थोड़ा था कि आ जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मेरा 55 आता था, तो मुझे था कि आ जाएगा थोड़ा, तो लेकिन वो सब 3 घंटे का ही होता है मैटर, तो इस टाइम उसमें थोड़ा कम हो गया। नीलेश आपका कैसे आता था? सर जैसे कि मोटिवेशन की बात करें तो सर जो आप इंटरेक्शन कराते थे सीनियर के साथ वो बहुत अच्छा मोटिवेटिंग रहता था। वीकेंड में हम लोग सीनियर से डाउट क्लियर्स हो जाते थे और एक अच्छा सा पता चल जाता था कि आगे क्या करना है, थोड़ी बूस्ट मिलती थी। सर स्टार्टिंग तो मैं चालू किया था टेस्ट सीरीज़, तो बहुत कम मार्क्स आते थे, 30s में आते थे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था मैं, फिर उसका एनालाइज कर करके मैंने 50 तक कवर अप किया था। ओके, तो आपको जब आप जब एग्ज़ाम देने के गए कॉलेज के, मतलब यहाँ पे गेट के एग्ज़ाम के लिए, तो उस 3 घंटे में क्या हुआ कि जो आप हैंडल नहीं कर पाए? 3 घंटे तो निकल गए थे, मतलब ऐसा हुआ था कि सर MSQs आ गए थे और थोड़ी सिली मिस्टेक भी ज़्यादा हो गई उसमें, और MSQ आने के कारण ऐसा था कि वो ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी हो गई और उस टाइम थोड़ा दिमाग नहीं चल पाया, तो प्रॉब्लम हो गया। सर मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ, 1.5 आवर तक मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया, फिर उसके बाद के जो 1.5 आवर थे वो मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो उसके वो 1.5 आवर मैं को ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से नहीं दे पाया उसमें, इस कारण से थोड़ा अच्छा नहीं कर पाया। आप अपने जैसे बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये जो गेट है वो टॉपर्स के लिए ही है, तो आप लोगों का बी में कितना % था? अभी तो चल ही रहा है बी फिलहाल, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी कितना एग्रीगेट चल रहा है आप लोगों का? सर मेरा एग्रीगेट 80 to 83% ही रहा है ओवरऑल, और अभी भी उतना ही है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा, ज़्यादा कमा भी नहीं, तो आपका नीलेश? सर मेरा 75-76 के अराउंड ही एग्रीगेट है, उतना ज़्यादा नहीं है। चलो, आपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस करंट ईयर में अगर निकाल लेते हम लोग तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब चीज़ बहुत स्मूथ हो जाता है। मुझे नहीं लगता ड्रॉप लेने की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल में हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं तो मतलब ये किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और अगर इसी साल हम लोग करंट बैच में अगर निकाल लेते हैं और अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो आगे की कहानी थोड़ी अच्छी हो जाती है हमारे लिए, मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि सीनियर्स को देखते हैं, सीखते हैं उनसे, तो करंट ईयर में ही निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ड्रॉप का तो ऑप्शन है ही हमेशा हमारे पास। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होल्ड ऑन करके रखने के लिए। एट द एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ जो रहते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ से डिमोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आने लगते हैं। तो होल्ड ऑन करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक उसको होल्ड करके रखना, जो भी है उसको अच्छे से पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि हम लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें मिलता ही है। तो कॉलेज में प्लेसमेंट भी बहुत होते रहते हैं, तो उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होता है कि हमको प्लेसमेंट में भी जाना है? यदि आप प्लेसमेंट की तरफ गए तो कहीं गेट में नुकसान ना हो जाए, तो उसको कैसे मैनेज किया आप? सर मेरा तो ऐसा स्टार्टिंग से ही था कि प्लेसमेंट्स में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, गेट ही क्लियर करना है, क्योंकि शुरुआत से फोकस गेट था, क्योंकि 11th-12th के टाइम पे चूक गए थे NIT IIT से, तो इस बार तो ऐसा था कि नहीं गेट पे ही फोकस करना है, क्योंकि अच्छे कॉलेज पे पहुंच जाएंगे तो एक अच्छा
नाम भी होगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट मिलेंगे, वहाँ अच्छे सीनियर्स मिलेंगे, तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा वहाँ से। नीलेश आपका? सर प्लेसमेंट ऐसा था कि मेरा प्लेस तो हो गया था मैं कंपनी में, बट मुझे ऐसा था कि पहले से ही जैसे मैंने मन बना लिया था कि मुझे एमटेक करना है, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया और फिर एमटेक प्रोसीड कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, और मतलब आप लोग भी अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।